नमस्कार आदाब। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप पांडे जी और ये दिल्ली से तशरीफ लाए हैं और मैं नहीं समझता हूँ कि ये किसी परिचय या तारुफ के मोहताज हैं। दिलीप पांडे एक बड़ा नाम है और हम इनका स्वागत करते हैं इस हमारे चल रहे बुक फेयर में जो यहाँ पर है लखनऊ में। दिलीप पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, मुझे इस बुक फेयर का हिस्सा बनाने के लिए, यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और बातचीत का मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। दिलीप भाई, हम शुरू करेंगे कि आपने एक आईटी सेक्टर से अपना करियर शुरू किया, फिर एकदम से ये आपका जो ये डाइवर्जन था, ये कैसे आप साहित्य की तरफ और लिखने और इसकी तरफ आप पहुंचे? तो मसला दरअसल ये है कि जो लिखने पढ़ने का सिलसिला है उसे आप समझिए कि वो हॉरिजेंटली अवेलेबल रहा है मेरी लाइफ में। वर्टिकल्स भले ही बदलते रहे हों, मतलब कभी हैट आईटी एक्सपर्ट की थी तब भी लिखते थे, अब सियासतदान की हैट पहने हुए हैं तब भी लिखते हैं। तो कहते हैं ना, रूह से अदीब है, मुसन्निफ हैं, तो लिखने का जो चस्का है वो काफ़ी पहले से लगा। और जब भी जितने दिन भी हमने काम किया अपने कॉर्पोरेट लाइफ में रहे, तब भी कुछ ना कुछ सही गलत अच्छा बुरा जो महसूस करते थे, मन में एक भाव ये रहा है कि लिखना जो है एक जिम्मेदारी है। जिस दौर में हैं आप, उस दौर में सब कुछ कैसे घटित हो रहा है, अगर आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो अपने शब्दों में, अपने अंदाज में उसको कहीं दर्ज करिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लोग उसको पढ़ें। अच्छा बुरा होगा वो तय कर लेंगे, बट जिम्मेदारी के तौर पे लिखना बड़ा ज़रूरी है। और इस भाव से लिखने का सिलसिला हमेशा चलता रहा। और आज भी मतलब एक लेखक के तौर पे जब कहीं कोई परिचय करवाता है तो बड़ा फख्र होता है, अच्छा लगता है। अच्छा, आपके साथ आपकी साथी नहीं मौजूद हैं, चंचल शर्मा जी, तो हम चाहेंगे आप उनके बारे में कुछ बताएं। चंचल हमारी बहुत पुरानी और बहुत अच्छी दोस्त हैं। वैसे तो पेशे से वो योगा इंस्ट्रक्टर हैं और भी बहुत सारे काम करती हैं, जर्नलिज्म की पढ़ाई भी करी है। बट आंदोलन के समय की हमारी साथी हैं और उनके साथ हमने किताब लिखने का सिलसिला शुरू किया था। दहलीज पे दिल हमारी पहली किताब थी, और जब पहली किताब लिखी तो जैसा कि मैंने कहा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो किताब पैदा हुई। और वो किताब लिखना बड़ा मुश्किल काम था। पहला मौका था किताब लिखने का, और पेंगुइन जैसे बड़े प्रकाशक ने मौका दिया तो हम ऐसी हवा में उड़ने लगे थे, बहुत खुश हुए थे। लेकिन उस किताब के लिखे जाने के बाद कोई किताब लिखी जाएगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं था, कोई योजना नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। और हम दोनों ने एक दूसरे को मोटिवेट किया, और इसके बाद दूसरी तीसरी चौथी पांचवी किताबें फिर आती रही। तो चंचल और हम साथ में लिखते हैं। दिक्कत बस ये होती है कि वो कहीं और रहती है, मैं कहीं और रहता हूँ, फिर भी हम लोग हफ्ते 10 दिन में एक बार मिल के और अपने लिखने पढ़ने का जो कार्यक्रम है उसको कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग वक्त निकाल कर मिलते भी हैं और इस बिजी लाइफ में, और उसके बाद आपने किताब लिख भी रहे हैं। अच्छा, हम ये मैनेज कैसे होता है, मतलब इतना टफ टास्क है मैं समझता हूँ, क्योंकि आप कहीं और वो कहीं, और कैसे होता है? ये ऐसा सवाल है कि हर जगह पूछा जाता है, तो अब मैं मन बना के बैठा हुआ था कि अब नहीं पूछे तब भी मैं इसका जवाब देता ही देता। जब पहली किताब आई दहलीज पर दिल, तो बड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि हम दोनों अलग अलग घरों में दूर रहते हैं एक दूसरे से, और मिलना जुलना रेगुलर बेसिस पे नहीं हो पाता था। तो हमने थोड़ा सा तकनीकी का सहारा लिया। हमने पूरी किताब का प्लॉट लिखा, उसको चैप्टर्स में डिवाइड किया, आपस में चैप्टर्स बांटे, और वो बांटने के बाद हमने गूगल ड्राइव पे उसको शेयर कर लिया। अब गूगल ड्राइव में जब कोई दूसरा आदमी एडिट करता है तो अगले को पता चलता है कि कहाँ पे काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। तो हम दोनों एक दूसरे का लिखा हुआ देख रहे थे, रिमोटली पढ़ रहे थे, और हफ्ते में एक बार मिलकर दूसरे का रिव्यू करके चेंजेस कर ले रहे थे, और फिर उसको मर्ज कर ले रहे थे। तो पहले तो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी सोचने समझने की इससे बड़ी दिक्कतें हुई, बट इस पहली किताब के लिखे जाने की जो यात्रा रही, इसमें लिखने की, सोचने की जो फ्रिक्वेंसी, लिखने की नहीं, सोचने की जो फ्रिक्वेंसी है वो मैच हो गई। और फिर एक किताब के बाद लिखने का सिलसिला बंद नहीं हुआ, ये फ़ायदा रहा। मैं देख गया कि अगर हम लिख पा रहे हैं, और अब चूंकि पहले किताब का तजुर्बा है कि किताब लिखी कैसे जाती है, लिखने में दिक्कतें कैसी कैसी आती हैं, दो लोग जब अलग अलग रहते हैं तो कैसे कोलैब करना चाहिए इफेक्टिवली, वो नॉलेज भी, हमारा एक्सपीरियंस हमारे पास था, वो तजुर्बा भी था। तो फिर हमने सोचा कि ये लिखने का जो सिलसिला है इसको रोका ना जाए, और कोशिश करी जाए कि अगली किताब भी आए। कोशिश करी तो अगली किताब भी आई, और फिर शुरू रहा। मैं समझता हूँ जब बात नॉन फिक्शन की आ जाती है तब तो लिखना आसान होता है, क्योंकि सत्य पे आधारित होती है। जब बात फिक्शन की आती है
तब बड़ी मुश्किल होती है कि भावों को मिलाना और इमोशंस को उस तरीके से मिंगल करना, तो वो मैनेज करना मैं समझता हूँ कि बहुत टफ टास्क होगा आपके लिए। मुझे लगता है कि पहली किताब जब लिखी गई ना, तो कैसी किताब लिखी जानी चाहिए या एक पाठक क्या पसंद करता है, इसको लेके हमें एक समझ पैदा हो गई। वो समझ जब पैदा हो गई, जैसे अब इस देश में हम एक दूसरे से भले सहमत ना हो, लेकिन संविधान से सहमत होंगे, बाबा साहब की किताब से सहमत होंगे, वैसे ही उस समझ से हम दोनों सहमत हो गए। उस समझ से जब सहमत हो गए कि हाँ भाई ऐसे ही होना चाहिए, तो हम आपस में लिखने का हिसाब बांट लेते थे और उस समझ के सहारे अपने कंटेंट को अलाइन करके काम चला देते थे। तो पहली बार तो दिक्कत हुई, लेकिन दूसरी बार तो इतना अच्छा हो गया ट्यूनिंग, और तीसरी बार तो और इम्प्रोवाइज हो गया कि अब हम अपना अपना कंटेंट लिखते हैं, एक दूसरे को शेयर कर देते हैं, रिमोटली भी शेयर कर देते हैं। मैं लिखे जाने का श्रेय उनको ज़्यादा दूंगा, क्योंकि मैं कई बार सब कुछ अब कलम से लिख नहीं पाते, टाइप करते हैं, तो मैं अपने हिस्से का लिख नहीं पाता, रिकॉर्ड कर देता हूँ और ये जहमत भी उनके कंधे पे डाल देता हूँ कि आप मेरा वाला भी टाइप कर लीजिए। तो थैंक्स टू हर कि वो मेरी भी मदद कर देती हैं और वो कंटेंट टाइप हो जाता है। फिर हम उसको मर्ज करके अच्छे से कोलैब करते हैं, मर्ज करके दूसरे का रिव्यू करके मर्ज करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो अब बहुत सीमलेस और बहुत हेजल फ्री टाइप का है, अब बहुत फेयर अंडरस्टैंडिंग है कि क्या हम लिखेंगे। जैसे अब फिलोसफी, डेप्थ, विटनेस, जो शार्पनेस ऑफ कंटेंट है, ये सारे हम एक दूसरे के एक्सपर्टीज़ हैं, तो वो हम आपस में उस हिसाब से कंटेंट को डिवाइड करके और लिख लेते हैं। अच्छा, अब मैं आपकी किताब पे आऊंगा, खोलती गिरह पे। खुलती गिरह, सॉरी। इसमें 5 औरतों के बारे में बताया गया है और उसमें से एक मैं समझता हूं कि आपके घर से वो रिलेटेड है, वो उस पे मैं जानना चाहूंगा। तो हुआ यूँ कि किताब लिखने जब बात आई, तो मैत्रेयी पुष्पा जी हमारी गुरु हैं इस मामले में, और हमने हमेशा उनका गाइडेंस लिया, हर किताब में उनका मार्गदर्शन लिया। बहुत इंस्पायर करती हैं वो। 40 साल की उम्र में उन्होंने लिखना शुरू किया था, पहली बार उन्होंने लिखा। तो जब कोई कहता है ना कि अरे अब तो उम्र हो गई, क्या लिखें, तो उनका सीखो उनसे। एंड शी वॉज 40, शी रोट हर फर्स्ट बुक। तो वो हमेशा गाइड करती रहती हैं। ये 5 जो कहानियाँ थी ओरिजिनली, ये 5 अलग अलग और दीर्घ कथाएं थी, लॉन्ग स्टोरीज थी बेसिकली। लेकिन मैत्रेयी जी ने सजेस्ट किया कि 5 बड़ी बड़ी कहानियाँ शायद पढ़ने वालों के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत कम्बरसम होंगी, और इन 5 कहानियों में एक साम्य दिखता है, एक तारतम्य दिखता है, एक हार्मनी दिखती है, एक रिदम दिखता है। तो क्यों नहीं आप जो है इसको आप मर्ज करके एक नॉवल का शेप दे दो। तो हम लोग को 3-4 महीने ज़्यादा रिवर्क करना पड़ा, बट वो आइडिया बड़ा अच्छा लगा हमें। और 5 औरतें जो अलग किस्म के परिवेश में रहती हैं, अलग किस्म के सामाजिक बंधनों में जकड़ी हुई हैं, वो 5 औरतें उन बंधनों को, गिरह मतलब गांठ होती है, उन गांठों को खोलती हैं और पंख फैलाती हैं और अपना आसमान खुद तय करती हैं। तो ये किताब जो है वो खाली समस्या नहीं दिखाती, समाधान की भाषा में बात करती है। और बिल्कुल सही कहा, इन 5 औरतों में एक औरत की जो कहानी है, अपनी माँ की कहानी, मेरी अपनी मम्मी की कहानी है। वो बताता नहीं कौन सी कहानी मेरी माँ की कहानी है, बट आई लीव इट टू द रीडर्स डिस्कशन कि वो देखें, पढ़ें, समझें। बट ये किताब खुलती गिरहें जो है मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे भी और चंचल के भी, क्योंकि इसमें एक कहानी उनकी भी दादी माँ की कहानी है। अच्छा। तो ये कहानियाँ चलते चलते आपस में कनेक्ट होकर एक जगह कंक्लूड होती हैं, और आप महसूस करेंगे, हमारा लिखने का मकसद ये था कि अगर आधी आबादी जो औरतों की है वो इस किताब को पढ़े और कहीं किसी एक लाइन में, किसी एक पैराग्राफ में उनको हौसले की एक डोर मिल जाए, एक महीन धागा मिल जाए, कहीं वो परेशान हो और एक पतली सी किरण उनको उम्मीद की मिल जाए, तो इस किताब के लिखने का मकसद पूरा होगा। और यकीन जानिए, मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, पर बहुत सारे लोग, उनका हमारे पास मैसेज आया, मेल्स आई कि नहीं, इस किताब को देखने के बाद बड़ा सॉर्टेड फील किया और यहाँ मैं अटकी हुई थी और यहाँ से मैं आगे बढ़ चुकी। तो वही मकसद था इस किताब को लिखने का। 4 बिके, 4000 बिके, बेस्ट सेलर हो जाए, ये मकसद नहीं था। एक औरत की भी ज़िंदगी पे इसका असर पड़ता है, तो इस किताब को लिखने का, और वो मकसद मुझे और हमारी दोस्त चंचल को दोनों को फ़ख्र है कि मकसद पूरा हो। अब हम आपकी आएंगे दूसरी किताब, कॉल सेंटर पर। इसमें मैं समझता हूँ 23 कहानियां हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं। इसमें आपने कॉल सेंटर को ही अपना कवर पेज और टाइटल क्यों चुना है? कॉल सेंटर जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, और इसमें 5-6 कहानियाँ जो है वो बहुत मुझे अंदर से बड़ा टच करती हैं। एक कहानी किराएदार करके है, वो एक कॉल सेंटर करके कहानी है। मैं आपको बताऊँ, कॉल सेंटर में जो मुख्य किरदार है वो एक लड़का है जो कॉल सेंटर में काम करता है,
और उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है जो उससे रिमोटली कनेक्टेड है, मतलब रोज़ का मिलना जुलना भी नहीं है, और कैसे वो लड़की उसको फ्रेम करती है अपने एलिगेशंस में, और कैसे उसकी ज़िंदगी तबाह होती है। मैं उस लड़के से मिला हूँ बिकॉज ऑफ माई अदर लाइफ विच इज़ ऑफ एन एक्टिविस्ट, पोलिटिकल एक्टिविस्ट। मैं जेल वेल में भी रहा हूँ। ये लड़का वहीं जेल में मुझसे मिला, अच्छा। और जब इसने बताया तो आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि ये कहीं दर्ज होना चाहिए, तो उसकी अनुमति से मैंने इसको लिखा है। एक कहानी है इसमें, किराएदार करके। अब वो कहानी इस सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान खड़े करती है, इस व्यवस्था के ऊपर, कि आखिर ये तंत्र, ये कानून, ये व्यवस्था किसके लिए है। आप यकीन जानिएगा, 80-81 साल के अरोड़ा जी थे, अरोड़ा अंकल थे जेल में, और वो रेप के चार्जेस लगे उनके ऊपर बंद। मैंने पूछा आप कैसे? मुझसे उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले दिलीप जी बिल्कुल सही सवाल है, और मैं 2-2.5 महीने से बंद हूँ, यही जवाब दे रहा हूँ। मैं खुद खड़ा नहीं हो सकता, मैं रेप क्या करूँगा किसी का? अपने अपनी ताकत से मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं रेप कैसे करूँगा किसी का? मैंने पूछा फिर आप यहाँ कैसे आके अटके पड़े? प्लीज शॉर्ट में बताता हूँ, अगर आप अनुमति, छोटी सी 2 मिनट बताता हूँ उनकी कहानी। ही यूज्ड टू हैव अ सन जो मास्टर्स करके कंप्यूटर में कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गया था। वो महीने के इनके पैसे भेजता था इनको। छुआ, हस्बैंड वाइफ थे, कोई था नहीं। माता जी का देहांत हो गया, तो बेटे ने कहा पिताजी अब अकेले हो गए, ऊपर एक 1 BHK टाइप का पोर्शन पड़ा हुआ, किराए पे रख दीजिए, आप, आपका मन लगा रहेगा, बोर नहीं होंगे, और पैसे भी आ जाएंगे। पिताजी को लगा बेटा जो है सही कह रहा है, मेरा ख्याल रख रहा है। उन्होंने किराएदार रखा, और जैसे ही पता चला कि किराएदार अब कल से आ रहा है, बेटे ने कहा कि अब तो किराया आ ही रहा है, तो पैसे की भी जरूरत नहीं है आपको, कोई और अर्जेंट काम हो तो बताइएगा। और किराया उसने मंथली जो 15,000 भेजता था वो बंद कर दिया। मेरे को लगा चलो ठीक है, बेटे के घर में परिवार बड़ा बड़ा, ज़रूरतें हैं, यहाँ 10-15,000 मेरे अकेले के लिए काफ़ी है। जो किराएदार आया उसने 2 महीने का एडवांस, 1 महीने का रनिंग दिया। अब ये भाई साहब महीना बीता, तो हस्बैंड वाइफ थे, 30-35 की उम्र के, कभी कभी दिखते थे, सुबह शाम निकल जाते थे। इन्होंने एडिन बॉदर, 1 महीना बीता, दूसरे महीने किराए किराए का वेट कर रहे हैं। 10 दिन निकल गया, 15 दिन निकल गया, महीना भर निकल गया। महीने भर बाद वो टकटकी लगा के दरवाजे पे खड़े होकर देखने लगे, अरे भाई किराया, बस अंकल जी आ रहा हूँ परेशान। वो फिर निकल गया। तीसरा महीना आ गया, किराया नहीं आ रहा, ये परेशान। ऊपर गए, बड़ी मुश्किल से छड़ी वड़ी लेके ऊपर पहुंच गए एकदम रात को। ये देर रात आए, 10-11 बजे, सो इनको लगा लाइट ऑफ कर ली, बोला अंकल जी सो गए। पहुंचे ऊपर, ऊपर पहुंचे तो खड़खड़ाया, दरवाजा खुला। बड़े प्यार से जो हस्बैंड वाइफ ने अंदर बुलाया, और वो बोला आप बैठिए अंकल जी, मैं दूध लेके आता हूँ। वो बाहर निकला, बाहर निकल के उसने दरवाजा बंद किया, कुंडी चढ़ा ली, और जो अंदर लेडी थी उसने कुर्ते फाड़ ली, इसने 100 नंबर डायल कर दिया, और अंकल जी जेल चले गए, फंस गए वो। अब दिक्कत ये थी कि पहले बेटा किराया भेजता था तो फ़ोन करके पूछता था मिला कि नहीं मिला। अब बच्चा पैसे नहीं भेज रहा है तो फ़ोन भी नहीं कर रहा है, और सिर्फ इस वजह से वो 2-2.5 महीना जेल में रहे। किसी ने पूछा ही नहीं, कोई जमानतदार ही नहीं था उनका। 2.5-3 महीने बाद ऐसे ही बेटे को याद है, वो फ़ोन किया तो किसी फ़ोन लगा नहीं, तो पड़ोसी ने कहा तुमको पता नहीं कैसे बेवकूफ़ आदमी, पिताजी जेल में बंद था 2 महीने से, तब बेल वेल हुई छोटे हुए। तो अब आप फैसला कीजिए, पढ़ने वाला फैसला करे कि व्यवस्था कैसी है, तंत्र कैसा है, सिस्टम कैसा है। तो ऐसी ही कहानियां हैं इसमें जो अंदर से आपको आंदोलित करती हैं, परेशान करती हैं। ऐसी 28 कहानियां। अच्छा, अब मैं आऊँगा अपने जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जो बच्चों के ऊपर है। ये बताइए, टपकी और बूंदी के लड्डू, ये टपकी कहाँ से टपकी? ये पूरी किताब के टपकने के पीछे बड़ी कहानी है। हम लोग तो एडल्ट लिटरेचर लिख रहे थे, फिक्शन लिख रहे थे, कहानियाँ और उपन्यास और तमाम चीज़ें, और सडनली वी रियलाइज़, हमारे घर में बच्चे हैं, हमारे भी 2 बच्चे हैं, हमारी जो दोस्त हैं उनके घर में भी 3-4 बच्चे हैं। वी रियलाइज़ कि बच्चों के लिए अंग्रेज़ी में तो बहुत कंटेंट है, हिंदी में बड़ा कम है। एक तो ये, जैसे अब चकमक साइकिल बहुत अच्छे प्रयास हैं बट लिमिटेड है। उर्दू में देखेंगे आप तो गुलबूटे एक आता है दिल्ली से पब्लिकेशन, और बहुत लिमिटेड मिलेगा। गुलबूटे हालांकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने मेरी इस किताब का तर्जुमा भी किया, फारूकी साहब हैं जो। तो रियलाइज़ हुआ कि ये हिंदी में नहीं है, दैट्स वन। सेकंड, ये रियलाइज़ हुआ कि जो अवेलेबल है हिंदी में भी, या जो भी कंटेंट बच्चों के लेवल पे है, उसमें स्टीरियोटाइपिंग है, मोनोटोनस है। मसलन एक आता है कार्टून छोटा भीम, तो उसमें एक भीम है कैरेक्टर मेन, और वो मेल कैरेक्टर है, और जो लड़की है वो मेल कैरेक्टर नहीं है। तो हमको लगा कि यार ये मोनोटोनस हो रहा है, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। हर जगह मेल कैरेक्टर हीरो क्यों है? एक तो ये चैलेंज हमें दिखाई दिया। दूसरा,
जो भी कंटेंट अवेलेबल था वो कंटेंट जो है बच्चों को हकीकत की दुनिया से दूर लेके जा रहा था। बच्चों को हालांकि पसंद वही आता है जो उनको इनके साथ वो फैंटेसाइज करते हैं। अब हमने भी वैसी कहानियां सुनी, आपने भी वैसी कहानियां सुनी, दादी माँ ने नानी ने कहानियां सुनाई होंगी। तो मोटा मोटा हमारे बचपन की कहानियों का सार क्या था कि एक राजा है या राजकुमार है, वो पंख लगे घोड़े पे सवार होके आता है। कहानी खत्म कहाँ होती है, या तो खजाना मिल जाता है या राजकुमारी मिल जाती है। कहानी मोटा मोटा घूम फिर के ऐसी खत्म हो जाती है। अब ये कहानियां आपको हकीकत से दूर रखती हैं कि पंख वाला घोड़ा होता नहीं है। हर कहानी के आखिरी में राजकुमारी मिलती नहीं है या खजाना मिलता नहीं है। राजकुमारी पाना ही मकसद ज़िंदगी का नहीं होना चाहिए, या खजाना पाना ही मकसद नहीं होना चाहिए ज़िंदगी का। ये सब कोई बताता नहीं है। अब तो अलग तरह की ज़रूरतें हैं ज़िंदगी। हमें लगा कि जिन बच्चों ने ये कहानियाँ सुनी ना, यही बच्चे बड़े हुए और अंधविश्वासी हो गए, बंगाली बाबाओं के चक्कर में पड़ गए, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली है, वही बच्चे हैं ये। तो कुछ ऐसा भी हो जो उनको हकीकत के भी करीब रखे। अगली वजह इस किताब के लिखने की, इस दौर की ज़रूरतें भी बड़ी अलग हैं। पंचतंत्र वगैरह लिखी गई हैं, अलग समय में लिखी गई हैं, और वो अभी भी रेलेवेंट है। मैं ये नहीं कह रहा सदा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सही होगा, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दोस्त के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए, सारी सीख मिलती है उन कहानियों में। लेकिन आज के दौर की ज़रूरत क्या है कि बच्चा मोबाइल फ़ोन से थोड़ा दूर रहे, खेल के मैदान में असली दोस्त ढूंढे। नेटवर्क पे जो गेम खेला जाता है उसमें फ्रेंड ढूंढने की बजाय गलियों में जाके गिरे पड़े और दोस्ती करे बच्चों से। वो ज़रूरत है आज के दौर की। बच्चे गुड टच बैड टच सीखें, भीड़ में कहीं गुम हो जाए तो कैसे लौटें ये भी कोई बताए उनको कहानियों के जरिए, सहजता से। ये भी मिसिंग था। ये वो सारी वजहें हैं जिनकी वजह से हमने ये किताब लिखना ज़रूरी समझा। कैरेक्टर कहाँ से आया? हमने टपकी नाम का एक बच्ची है टपकी नाम की, ये चरित्र जो है गढ़ा, जो जिसके पास कोई सुपर पावर। ये भी दिक्कत है आजकल जो है बच्चों के पास कैरेक्टर्स हैं, शकलाका बूम बूम, पेंसिल है एक, वो जो खींच देता है ना वो हकीकत में बन जाता है। ऐसा कहीं होता है बताइए? बच्चा सोच रहा है डोरेमोन है, वो पेट में से गजट निकाल के देता है तो होमवर्क अपने आप हो जाता है। अब बच्चा सोच रहा है कि यार वहीं मिल जाए, होमवर्क ना करना पड़े। तो हमने ऐसा कैरेक्टर गढ़ा जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। वो लड़की गलतियां करती है, गिरती पड़ती है, संभल जाती है, सीखती है, शार्प है, ऑब्जर्वेंट है, और गलतियों से सीखती है और आगे बढ़ जाती है। अब उसकी आदत है कि हर बात में टपकती है। तो हमने ये सारी कहानियां 20-22 बच्चों को बात करने के बाद लिखी। तो उनको सुनाया, बता जब लिखी तो सुनाया भी, कैसा लगा, उनका फीडबैक लिया, दुरुस्त किया। जैसे हमने एक जगह लिख दिया रविवार, अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा रविवार क्या है, तो हमने संडे कर दिया। संडे समझ में आ रहा, ऐसे फीडबैक भी लिया बच्चों से। मेरी बेटी ने कहा पापा ये हर बात में टपकती है। मेरी बेटी ने, जोया नाम है उसका नाम टपकी रख दो, ठीक। तो वहाँ से वो चरित्र गढ़ा गया और वो किताब पैदा हुई। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उस 15 कहानियों की एक किताब आई, उसका उर्दू तर्जुमा भी आया। अब उसका सेकंड वॉल्यूम भी बहुत जल्दी आने वाला है। 15 कहानियों की दूसरी खेप तैयार है और टपकी जो है फिर से नई कहानियों के साथ बच्चों के बीच उपलब्ध होगी। अच्छा, मैं समझता हूँ इसमें 15 स्टोरीज हैं टपकी में, और आपने इसको किसी सुपर हीरोइक की तरह नहीं दिखाया है जैसा कि आमतौर में दिखाया जाता है और आजकल के कार्टून्स वगैरह में। और इसमें तो मैं समझता हूँ आप कहीं बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं। आप सेल्फ डिपेंडेंट तो बनाना, एक जिम्मेदार आदमी बनाना, या बड़ा हो तो वो जिम्मेदार नागरिक हो इस देश का, वो तो जहन में है ही। हमने कहानियों में ये भी ध्यान रखा है कि सीखने का बोझ जो है, जैसे आपने पहले कहानियां सुना, बताओ बच्चों इस कहानी के आखिरी में पूछते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो तरीका नहीं है लिखने का। बच्चा कहानी की हर लाइन में कुछ न कुछ सीख रहा है, समझ रहा है। जैसे अब आपको बताऊं कि अब आज के दौर के बच्चों को रेडियो का आइडिया नहीं है। नटराज पेंसिल और पुराने ज़माने की रील वाली कैसेट में क्या रिश्ता है, आज पैदा हुए बच्चों को नहीं मालूम है। वो उनको आइडिया, वो तो डिस्क वाले और चिप वाले दौर में पैदा हुए हैं। उनको क्या पता कि साइड ए से प्ले करना है तो क्या करना है, साइड बी से प्ले करना है तो क्या करना है, ये सब उनको पता नहीं है। कौन बताएगा उनको? स्लेट का आइडिया नहीं है उनको, पटरी का आइडिया नहीं है उनको। तो हमने इस भाव को भी जहन में रखा कि लिखें तो थोड़ा सा अतीत से भी जोड़ें, जो नहीं देखा उसको दिखाने की कोशिश करें, लेकिन ज़मीन पे खड़े रखें, हवा में नहीं उड़ाना उसको। हवा में उड़ाएंगे दिक्कत हो जाएगी। आज अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो अंधविश्वास पर परोसा जा रहा है, वो अंधविश्वास दादा दादी नानी तक भी पहुंच रहा है, और वहाँ से कहानियाँ पैदा हो रही हैं और बच्चों के दिमाग को करप्ट कर रही हैं। उसका भी ध्यान रखा कि कैसे उनसे भी बचाएं हम बच्चों। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के देखें तो बच्चे को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने वाले रास्ते पर ज़रूर लेकर जाती हैं, लेकिन उन्हें एंटरटेन नहीं करेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे भी नहीं। तो हमने उनका मनोरंजन करने की भी कोशिश करी है। तो ये भी ध्यान रखा है कि उनको ये न लगे कि हर कहानी जो है पोस्टमैन है और आखिरी में संदेश वाली चिट्ठी लेके आती है। नहीं, कहानी मजे के लिए भी पढ़ रहे हैं, वो भी है उसमें। अच्छा, हमको आप ये बताइए कि ये जो टपकी है इसको आपने रिलेट किया है ये आगरा से,
कि आगरा में रहती हैं? आगरा के आसपास। हाँ, आगरा के आसपास। पहले शायद आप लोग का था कि कानपुर रखेंगे, फिर वो आप आगरा आए। आपने दिल्ली क्यों नहीं रखा? क्योंकि दिल्ली से वेल कनेक्टेड है आदमी, क्यों नहीं रखा? उसके पीछे की वजह ये थी कि हम चाहते थे कि चरित्र ऐसी जगह से संबंध रखता हो जहाँ से खड़े होकर, जहाँ की मीनार पर, दीवार पर या कहीं एक ऊंची जगह पे हम उस बच्चे को खड़े करें तो वहाँ से वो शहर भी देख पाए और गांव भी देख पाए। आगरा या कानपुर जैसे शहरों में ये संभावना दिखी जहाँ से हम गांव भी दिखा सकते हैं और शहर भी दिखा सकते हैं। दिल्ली से ना गांव बहुत दूर हो जाता है, दिल्ली से गांव नहीं दिखता। हम सब दिल्ली आके रहते हैं, गांव की गंध जो है ना धूमिल पड़ जाती है, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं मिट्टी की खुशबू को महसूस करने के लिए दिल्ली जैसे शहर में। आप समझ रहे इस बात को। लखनऊ फिर भी ठीक है कि आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो आपको मतलब गैया, मड़ई, चट्टी, टपरी, खेत, खलिहान, मड़ई ये सब दिखने लगेगा, लेकिन दिल्ली में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने एक ऐसा शहर चुना जो शहर कहते हैं ना नॉट सो कॉस्मोपॉलिटन हो और नॉट सो विलेजिक हो, मतलब गांव जैसा भी ना हो। तो ये वजह थी कि हमने इसको आगरा रखा। वैसे हम, जहाँ तक मैं आपकी किताबें पढ़ पाया हूँ, उसमें हमने देखा कि आपने गांव को कहीं ना कहीं से, रूरल इंडिया को कहीं से अछूता नहीं रखा और उसको अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है। उसकी वजह दो हैं। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश का हूँ और जो हमारी मित्र हैं चंचल वो राजस्थान की हैं, छोटे से गांव की हैं। वो भी गांव से निकल के आ गई। मैं जमानिया नाम के एक छोटे से कस्बे से हूँ। कस्बा मतलब वो गांव जो शहर बनते बनते बीच में रह गया, वो कस्बा वैसे ही होता है। वो शहर बन नहीं पाया, गांव रह नहीं गया, बीच में फंस गया बेचारा। अब हम जमानिया से निकल गए, वो गंगापुर सिटी कस्बा है छोटा सा, वहाँ से निकल गई। लेकिन न उनके अंदर से गंगापुर निकल पाया, न हमारे अंदर से जमानिया निकल पाया। हमारे अंदर वो गांव रह गया। मैं अभी भी अपनी आत्मा से, रूह से ठेठ देहाती हूँ। रोज़ अपनी मातृभाषा जो भोजपुरी है उसमें बात करता हूँ लोगों से, घर पे बात करता हूँ और अपने बच्चों को हिदायत देता हूँ कि अंग्रेज़ी हिंदी एक बार भूल जाओ चलेगा, भोजपुरी तो आनी चाहिए। तो मतलब क्या है इन सब का लब्बुलुबाब क्या है कि हम नेचर से बड़े नॉस्टैल्जिक हैं और आत्मा से एकदम देहाती हैं, गाँव के हैं, ठेठ हैं। और वो जो ठेठपन है वो हमारे अंदर बरकरार है। तो अब बरकरार है तो हम कहते हैं ना कुछ भी लिखते हैं तो अपने मनोभावों को अपनी कलम में आरोपित करते हैं। तो जहाँ लिखते हैं वो गांव की गंध मिलती है, मिट्टी की खुशबू आती है। देखिए, हम ज़्यादातर सवाल मेरे आपकी इस चौथी किताब जो लेटेस्ट आई है, ये टपकी और बूंदी के लड्डू, इसके ऊपर इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जब से मैं किताबी दुनिया से जुड़ा हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के ऊपर कलेक्शन और अभी काम कम किया गया और उन पे मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा होना चाहिए काम, क्योंकि वही ट्रेडिशनल में पंचतंत्र की कहानियां और दो चार हैं। जो आप में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी किताब में कि आपने आज जो बच्चों का माहौल है उसमें अपनी इस किताब में आपने कनेक्ट करने की कोशिश करी है। आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसके पीछे की वजह को समझना पड़ेगा। बच्चों की किताब की सबसे बड़ी विडंबना, आयरनी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप, ये है कि बच्चों की किताब बच्चे नहीं लिखते, बड़े लिखते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि बड़े लिखते हैं। अब हर बड़ा कैसे लिखे बच्चों की किताब? बच्चों की किताब वही लिख पाएगा जिसके अंदर बच्चा बाकी हो, जिसके अंदर बच्चों के सोचने समझने के स्तर पे जाने की काबिलियत हो। और वो कब पॉसिबल है? जब आपके अंदर थोड़ा सा अनगढ़पन बाकी हो, थोड़ा सा कच्चापन बाकी हो, थोड़ा सा बचपन बाकी हो। वो अनगढ़पन रहेगा, वो बचपन रहेगा, वो कच्चापन रहेगा, तभी आप उस हिसाब से चीज़ों को, उनके चश्मे से चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये आसान काम नहीं है। अपने अंदर की आदमी बड़ा होता है, पका हुआ घड़ा हो जाता है, आप ठोकिए टूट जाएगा। सबके साथ दिक्कत ये है। मैं ब्लेस्ड हूँ इस मामले में कि मेरे अंदर बच्चा बाकी है। मैं बच्चों से मिलता हूँ तो उनकी उम्र का होकर खेलता हूँ, उनके हिसाब से रहता हूँ। और यही एग्जैक्टली सेम इज़ द केस विद माय को ऑथर जो है हमारी चंचल जी। तो इस वजह से हमारे लिए बच्चों की किताब लिखना जो है सहज हो गया, आसान हो गया। उनके सोचने समझने के नज़रियों को हमने अपने अंदर हम ढाल पाए और उनके चश्मे से दुनिया को देख पाए, तब ये किताब लिख पाए हम। तो अब दिक्कत ये है कि चूंकि बड़े लिखते हैं और बड़े अगर जिम्मेदारी के बोझ से ना लिखें तो किताब खाली एंटरटेन करके ख़त्म हो जाती है। और जो मैंने शुरू में बताया कि मैं लिखता हूँ तो कुछ भी लिखूंगा, जिम्मेदारी का भाव रहता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। इसलिए हमें लगा कि यार लिखो सही है, लेकिन खाली हंसा के आगे बढ़ जाए किताब, ऐसा नहीं होना, चुटकुला नहीं होना चाहिए। तो अदम साहब कहते थे ना कि वो कि अगर लिख रहे हैं आप तो बेवा के दुख दर्द तक अगर आपकी कलम नहीं पहुंची तो फिर कहीं पहुंची नहीं, फिर तो रास्ते में दम तोड़ दिया आपकी कलम। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये किताब आई और हम अंदर से बहुत
इस भाव को लेकर बच्चों के साथ रहना, उठना, बैठना, उनके तरीके से सोचना, ये भाव हमारे अंदर बचा रहा, तो तभी यही वजह है कि दूसरी किताब भी फिर आ रही है हमारे बीच में। अच्छा, ये हमको आप बताएं कि ये किताब किस एज ग्रुप के लिए, मतलब ये 4-5 साल से लेकर 80 साल के बच्चे तक है? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। तो सभी किताबों का नहीं पता, पर बहुत सारी बच्चों की किताबें जो है वो दरअसल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती हैं, और इस किताब के बारे में भी यही सच है। ये किताब सिर्फ बच्चों की किताब नहीं है, ये किताब बड़ों के लिए भी है। मतलब मैं दुनिया का सबसे अच्छा माँ बाप हूँ कि नहीं पता नहीं मुझे, पर हर माँ बाप चाहता है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा माँ बाप रहूँ। तो इसमें पेरेंटिंग टिप्स मिल जाएगा आपको कि अगर ऐसा हो तो बच्चे को क्या सिखाना है, कैसे उसे ठीक करना है। और सबसे अच्छी बात ये लगी, ये किताब जब आई तो मैंने ये बात लॉन्च के टाइम पे कही थी कि खाली बच्चों की किताब नहीं, बच्चों के माँ बाप के लिए भी किताब है। तो सीखे वो, ये तो ज़रूरी है ही। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारे एक म्यूज़िक टीचर थे जो मेरे दिल के बहुत करीब थे, मेरे करीबी बड़े भाई थे, साथी थे। कोविड ने हमको उनसे छीन लिया। डॉक्टर सुजीत सर थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने एक आदत डाली अपने बच्चे को, रोज़ रात को सोते समय इस किताब की कहानी पढ़ के सुनाने लगा, और अभी सिर्फ 10 दिन हुए, मतलब 10 कहानियाँ सुनाई होंगी मैंने। तो मेरी बॉन्डिंग मेरे अपने बच्चे से दूर हो गई। मुझे लगता है कि मेरा बच्चा मुझसे दूर हो रहा है, वो फ़ोन में और पता नहीं किसके चीज़ में खोया हुआ है। ये कहानियाँ रोज़ रात को सोते समय सुनाने लगा मैं, और मेरा बच्चा मेरे बड़ा करीब आ गया, अपनी बातें शेयर करने लगा, हमारी बॉन्डिंग इम्प्रूव हो गई, हमारा रिश्ता इम्प्रूव हो गया, और वो उस एक बात को जान के सुन के उस किताब को लिखने का मकसद पूरा हो गया। अच्छा, है वैसे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा बातें हैं। अब जैसे आपकी गुफ्तगू है, मतलब कविताएं भी आप करते हो, उसमें फेवरेट आपकी गुफ्तगू है। खैर उस पर चर्चा हम ना करते हुए हम जल्दी रैपिडली पूछेंगे क्योंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है। आप हमको कुछ इंडियन राइटर्स बताइए जो आपको पसंद हो, फॉरेन राइटर्स हम जानना चाहेंगे आपके। अब एक तो दिक्कत ये है कि जिस तरह की ज़िंदगी में हम लोग हैं, मसरूफियत बहुत ज़्यादा रहती है, तो हम अब मेरी एक आदत ये है कि मैं किताब तो कम पढ़ पाता, लेकिन इंसान खूब पढ़ता हूँ, आदमी खूब पढ़ता हूँ, बहुत अंदर जा के पढ़ता हूँ मैं, खोद खोद के पढ़ता हूँ मैं। तो किरदार पढ़िए, किताब पढ़िए, मिल जाता है आप। लेकिन फिर भी बहुत सारे लेखक हैं जो गज़ब का अच्छा लिख रहे हैं, बहुत बेहतरीन लिख रहे हैं आज के दौर के। अगर पहले में तो मतलब मुझे लगता है कि जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में लिखने वाले लोग रहे हैं, रेणु जी को आप पढ़ लीजिए, परसाई जी को पढ़ लीजिए आप, दशकों पहले जो वो लिख के चले गए, आज भी वो प्रासंगिक है। क्या गजब का, वो लेखक नहीं थे सिर्फ, वो दृष्टा थे, भविष्य दृष्टा थे। तो उस दौर में तो बहुत सारे राग दरबारी मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है। अभी के दौर में बहुत सारे लोग अच्छा लिख रहे हैं हिंदी में। हमारे एक अनुज हैं, छोटे भाई हैं, नीलोत्पल, बहुत अच्छा लिखते हैं। हमारे एक और साथी हैं, भाई हैं, प्रोफेसर प्रवीण, सत्यवती कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर हैं, जिन्होंने छबीला रंगबाज का शहर लिखी, वास्को डी गामा की साइकिल लिखी। वो भी मेरे बहुत चहेते लेखकों में से, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया रच रहे हैं वो। अंग्रेज़ी में लिखने वालों में मैं नुहारी साहब को खूब पढ़ा मैंने, और अच्छा लगता है उनका पढ़ना। बहुत डीप लिखते हैं वो, उनका लिखना मुझे बहुत पसंद है। मैत्रेयी जी मेरी बहुत पसंदीदा लेखकों में से हैं, बहुत अच्छा रचती करते हैं। तो ये कुछ नाम हैं जिनको मैं लगातार पढ़ना पसंद है। अच्छा, मैं समझता हूँ आपको 8 लैंग्वेजेस आती हैं रफली, और हाँ। क्या किसी और लैंग्वेज में लाने का इरादा है आपका किताब? जी बिल्कुल, हमारी किताबें हिंदी में आ चुकी हैं, उर्दू में आ चुकी हैं। आगे प्लान ये है कि अंग्रेज़ी में भी आएँ। तो वैसे तो कविताएँ वगैरह भोजपुरी में भी लिखी हैं, लेकिन भोजपुरी में किताब अभी नहीं आ रही है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अंग्रेज़ी में भी पाएगी, तो हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में तो मिल जाएगी, भोजपुरी में भी आएगी। फिर उसके बाद देखेंगे अब कौन सी भाषा कितना खींचती है कि उसमें भी हम लोग को लिखना पड़ता है।